खोलो। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सॉइल क्लासिफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा। ठीक, तो सॉइल क्लासिफिकेशन मतलब ये है कि सॉइल को क्लासिफाई करना है। ठीक है, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, सिमिलर बिहेवियर के बेसिस पे, मतलब कि हम एक ग्रुप बना लेंगे कोई सॉइल का। ठीक है, और उस ग्रुप की जितनी सॉइल्स होंगी वो क्या करेंगे, सिमिलर बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के सॉइल को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना है। ठीक है, ताकि उन ग्रुप के अंदर जितने भी सॉइल उनका क्या हो, सिमिलर बिहेवियर हो। इसी का नाम है सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले लाइन लिखेंगे हम लोग इस सॉइल क्लासिफिकेशन इज sorting of soil into groups which would show similar behavior। ठीक है, और ये जो है सॉइल क्लासिफिकेशन दो तरह से की जाती है। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल is done on the basis of तो पहला जो बेसिस है दैट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ग्रेन साइज किसका इंडेक्स प्रॉपर्टी था, बताओ जरा। ठीक है, तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल्स होती हैं उनमें क्या देखा जाता है, उनका ग्रेन का साइज देखा जाता है और उसके ऊपर उनकी क्लासिफिकेशन होती है। और दूसरा हमारे पास बेसिस है प्लास्टिसिटी चार्ट, प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी किसमें आती है? क्ले में। हाँ, क्ले में आती है या सिल्ट में आती है। सिल्ट की प्लास्टिसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू क्ले। ठीक है, पर थोड़ी बहुत वो भी प्लास्टिक रहती है आपकी सिल्ट। ठीक है, तो फाइन ग्रेन सॉइल जो है वो फाइन ग्रेन जो सॉइल है वो प्लास्टिसिटी के बेसिस पर आपका क्या किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा। और जो भी कोर्स ग्रेन सॉइल है वो किसके बेसिस पे किया जाएगा, ग्रेन साइज पर। ग्रेन साइज पे। ठीक है, पहले इसको नोट करें। हो गया नोट? डन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए सॉइल के लिए हम कुछ सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं। तो कुछ सिंबल्स हम प्रीफिक्स में पुट करते हैं और कुछ सिंबल्स हम लोग सुफिक्स में पुट करते हैं। तो प्रीफिक्स और सुफिक्स तो पता होगा आपको ना, जैसे मैंने सॉइल का नाम लिखा है ये जीएम। तो जीएम आपका, जी क्या है आपका प्रीफिक्स है, एम क्या है सुफिक्स है। ठीक है, तो सॉइल टाइप लेट्स से कि ग्रेवल रहता है अगर, तो ग्रेवल के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे, जी। जी। ठीक है, जैसे यहाँ पे जी है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ग्रेवल है, हमने ग्रेवल लिखा है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास सैंड हो रहता है, तो सैंड के लिए हम लोग यूज करते हैं एस। अगर सिल्ट रहता है तो सिल्ट को देखो एस से डिनोट नहीं करते हैं, तो किससे करते हैं, एम से कर देते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे एम जो है वो प्रीफिक्स में कि सुफिक्स में? सुफिक्स। तो क्या उसको मैं सिल्ट पढ़ूंगा? अब अभी तक जो टेबल बताया उसके मुताबिक तो नहीं है ना, इसके मुताबिक नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रीफिक्स सिल्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सुफिक्स में है, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, इसके नॉलेज पे। नेक्स्ट क्ले, अगर फर्स्ट प्लेस पे आपका ऐसे एम होता ना ऐसा, तो उसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, सिल्ट पढ़ते। तो अगर फर्स्ट प्लेस पे प्रीफिक्स में सी होता तो उसको क्या पढ़ते, क्ले पढ़ते। अभी जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एम है, तो अभी मैं इसको सिल्ट नहीं पढ़ सकता, इसको मैं सिल्ट नहीं पढ़ूंगा। समझ आ रही है बात, क्योंकि ये सुफिक्स में लिखा है।
ठीक। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऑर्गेनिक हो तो ऑर्गेनिक को ओ से पढ़ सकते हैं, पीट हो तो पीट को पी से डिनोट कर सकते हैं। तो ये प्रीफिक्स का टेबल है। ठीक। ओ सॉरी, अब एक सुफिक्स का टेबल भी बना लेते हैं। ठीक है, इन सब के लिए हम लोग सुफिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक पहला टेबल आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अगर कोई सॉइल वेल ग्रेडेड होता है, वेल ग्रेडेड का क्या मतलब होता है, आपसे पहले भी बात करी थी पिछले चैप्टर के अंदर। ठीक है, वेल ग्रेडेड का क्या मतलब होता है बताना जरा। हर सॉइल, हर टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट। यस, सॉइल जो है उसमें हर साइज का पार्टिकल होता है ताकि क्या है उसके अंदर वेल ग्रेडेशन रहे। ठीक है, तो इस तरह से सब तरह के पार्टिकल्स होते हैं तो उसके पैकिंग बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इस तरह से। तो वेल ग्रेडेड अगर सॉइल बताना है तो अगर सैंड को बताना है, याद करेंगे सैंड का क्या लिमिट पर, Cu should be greater than 6 and Cc should be in line with in between 1 and 3 तो 3 अगर ये दोनों कंडीशंस मिलेंगी तो सैंड को मैं क्या कह सकता हूँ, वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड, तो जैसे अब देखना मैंने ये लिखा है SW, अब आप पढ़ सकते हो इसको, वेल ग्रेडेड सैंड। GW, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। SP, poorly graded सैंड। SW, SW तो पढ़ लिया, वेल ग्रेडेड सैंड। वेल ग्रेडेड ग्रेवल। जी से मतलब आप कैसे आप कैसे पढ़ रहे हो, पहले सुफिक्स को पढ़ रहे हो फिर प्रीफिक्स को पढ़ रहे हो, है ना। यस सर। जी सर। ये जो सैंड और ग्रेवल में ना ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, सिल्ट और क्ले में कुछ और तरह से पढ़ा जाएगा। तो पुअरली ग्रेडेड को डिनोट कर देना है पी से। अब मैंने यहाँ पे देखो सिल्टी लिखा है, सिल्टी को एम से डिनोट करते हैं। अब समझे आप लोग, अगर ये लिखा हो SC तो आप कैसा पढ़ोगे, या SM, एम यहाँ पे किस में है यार, ये अपने माइक बंद कर दो कोई, जिसके माइक से आवाज आ रही है ना ये। अच्छा देखो SM लिखा है ना, तो पहले किसको पढ़ना है, सुफिक्स को पढ़ना है। तो सिल यहाँ पे M जो है मैंने कहा था सिल्ट नहीं पढ़ सकता, मैं इसको क्या पढ़ता हूँ, सिल्टी, सिल्टी सैंड। समझ आई बात। SC क्लेई सॉइल सैंड, क्लेई सैंड, तो क्लेई लिखा है देखो यहाँ पे C। अब लिक्विड लिमिट पे कुछ क्लासिफिकेशन है, मैं आपको प्लास्टिसिटी चार्ट में बाद में बताऊंगा। तो अगर आपका लिक्विड लिमिट 35 से कम है, 35% से कम है, तो इसके साथ जो साइन यूज होता है L, L मतलब कि लो कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी। देखो हमने बात करी थी कि जो ज्यादा पानी पी सकता है ना, ऐसे बात करी थी कि एक फैट क्ले होता है, फैट क्ले के पास क्या होता है, लिक्विड लिमिट की बड़ी हाई वैल्यू होती है। मतलब वो उतना पानी रिटेन किए कर कर, वो उतना पानी रिटेन कर कर क्या करता है, फिर कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में। देखो यार दो तरह की सॉइल है, एक ऐसी, एक का लिक्विड लिमिट यहाँ पर है, और दूसरी तरह की सॉइल है ये देखो ऐसी, जिसका लिक्विड लिमिट यहाँ पर है। तो फर्स्ट केस में लिक्विड लिमिट की वैल्यू ज्यादा है। फर्स्ट केस में अगर इतना मॉइस्चर कंटेंट डालोगे तब जाकर वो लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट होगा। बात समझ आ रही है। इसमें इतना ही मॉइस्चर डाल दोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सेकंड केस में कम पानी की मात्रा चाहिए, कम पानी का कंटेंट चाहिए टू कन्वर्ट द सॉइल इन लिक्विड,
और पहले वाले केस में वी रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ वाटर टू कन्वर्ट द सॉइल इन लिक्विड स्टेज। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट जितना ज्यादा होता है उतना ही सॉइल के अंदर पानी ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा पानी रहेगा उतनी ही ज्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी रहेगी। तो देखो थर्ड केस क्या बना है, लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50, तो इसको डिनोट करते हैं H और सेंटर वाले को करते हैं I। I का मतलब है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, पूरा लिख लेना आप लोग। और हाई H मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी। सर ये सब कैसे समझाइए, लो कंप्रेसिबिलिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी? हाँ ठीक है, मैंने आपको सीधा सीधा लिंक बता दिया कि लिक्विड लिमिट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जितना ज्यादा आपके सॉइल के अंदर पानी रहेगा उतना ही सॉइल क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। तो ये आपका केस बना हुआ है। पहले केस में क्या है, लिक्विड लिमिट जो लेस देन 35 है, दूसरे केस में 35 और 50 के बीच में, और तीसरे में हाई लिक्विड लिमिट है 50 से भी ज्यादा। ठीक है, तो जिसमें लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो हाई कंप्रेसिबल है, जिसमें लिक्विड मीडियम है उसमें इंटरमीडिएट, जिसमें सबसे कम है वो दैट इज लो कंप्रेसिबिलिटी। ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी जब हम प्लास्टिसिटी चार्ट पढ़ेंगे। सर कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है सर? कंप्रेसिबिलिटी होता है कि प्रेशर लगाने पर कोई कितना वर्टिकल कितना डिफॉर्मेशन में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से सर जितना वाटर कंटेंट कम रहेगा उतनी डिफॉर्मेशन में ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसमें तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी नहीं बनेगा। सूखी मिट्टी दबा के देख ले, गीली भी नहीं, जितना ज्यादा वाटर लिक्विड होगा उतना ज्यादा सुई पानी पहुंच जाता है ना, पोरस के थ्रू सुई पहुंच जाता है, जितना हम उसको करते हैं तो ज्यादा हम कंप्रेसिबल यही होगा जिसमें पानी ज्यादा हो। जिसमें पानी ज्यादा होगा उसमें सॉलिड दूर दूर नहीं होंगे। सर वो हाई कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, जब सॉलिड दूर दूर होगा तो उसमें स्कोप है सॉलिड का पास पास आने का, तो कंप्रेसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, यस सर। आगे समझ। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये नोट कर लो फिर बात करते हैं आगे। हो गया सबका नोट? चलूं आगे? ओके ठीक है, अब देखना समझना बात को ध्यान से। ठीक है, यहाँ बड़ी ज्यादा बातें हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपको लेक्चर देखना पड़ेगा वापस। तो सपोज करता हूं, सपोज मैं लेकर के आया हूं 1000 ग्राम सैंपल, 1000 ग्राम सैंपल लेकर के आया, और इस सैंपल को मैं क्या करने लगा, सीव एनालिसिस। तो सीव एनालिसिस में सबसे टॉप पर कौन सा सीव रहेगा, ATM। ठीक है, बीच में और भी सीव्स होंगी पर मैं जो डिसाइडिंग सीव्स हैं पहले उनको ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, जो डिसाइडिंग सीव्स हैं मैं सिर्फ उनको ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ और भी हो सकते हैं बीच में सीव। इस तरह से एक सीव आपके पास रहेगी यहाँ पर 75 माइक्रोन सबसे नीचे, और 75 माइक्रोन के नीचे रहेगा पैन। मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो 1000 ग्राम में जो सैंपल लेकर के आया हूं उसमें जो आपकी 100 ग्राम है वो 80 mm के ऊपर ही रिटेन हो गई। तो ये जो 80 mm के ऊपर रिटेन हो गई तो क्या ऐसे मैं सॉइल मानूंगा? नहीं मानूंगा, नॉट ट्रीटेड एज सॉइल, क्योंकि सॉइल का डेफिनेशन ही है कि 80 mm से नीचे का पार्टिकल हो, छोटा पार्टिकल हो, दैट इज सॉइल। ठीक है, ये जो 80 mm से पास हुआ और जो 4.75 mm के बीच में रिटेन हुए हैं सॉइल, उसका मैं मान लेता हूं कि 400 ग्राम है। और जो 75 माइक्रोन से पास होकर 75 माइक्रोन में रिटेन हो गए वो टोटल है आई थिंक मैं कहता हूं कि 300 ग्राम। ठीक, कितना रह गया वापिस अब? 300 200 ग्राम आपका आके पैन में गिर गया। ठीक है, ठीक, देखो अब समझो बात को। हम लोगों ने पढ़ा था 80 mm से लेकर 75 माइक्रोन तक जो बीच में फ्रैक्शन आएगी ना, ये वाली, मतलब 400 प्लस 300, इसे हम क्या कहेंगे, कोर्स फ्रैक्शन।
क्योंकि इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सैंड और ग्रेवल। 80 से लेके 4.75 तक कहाँ क्या बोलते हैं, ग्रेवल, और 4.75 से लेके 75 तक क्या बोलते हैं, सैंड। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बन चुकी है, कोर्स फ्रैक्शन। और एक हमारे पास आ जाएगी फाइन फ्रैक्शन, जो किस में गिर गई है, आके पैन के अंदर, तो वो कितनी है, 200 ग्राम। ठीक है, और सर रिटर्न कुछ नहीं होगा, हाँ क्या कह रहे रिटर्न हो, कुछ नहीं होगा, क्या कह रहे हो, रिटर्न शो हो रहा है, रिटर्न शो हो रहा है, कहाँ पे, मतलब ऊपर पे वो 80 mm पे। वो उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे ना सॉइल, हम उसको सॉइल ही नहीं मान रहे ना हम लोग। अब मैं लिखूंगा टोटल सॉइल मेरे लिए कितना बचा है, तो वो माइनस कर दो 1000 में से, कितना, 900 ग्राम, 900 ग्राम। 900 ग्राम्स। आगे बात समझ। अब आप लोगों ने क्या करना है, समझना बात को। अब आप लोग सबसे पहले ये डिसाइड करोगे कि जो मैंने सैंपलिंग करी उसमें से जो सॉइल आया निकलकर, वो सॉइल मेरा कोर्स ग्रेड है कि फाइन ग्रेड है। ठीक है, अभी तक इनके नाम पड़े हैं कोर्स फ्रैक्शन और फाइन फ्रैक्शन की फॉर्म पर। अभी आपको देखना है कि जो टोटल सॉइल सैंपल मैं लेकर के आया था, ठीक है, उसका नाम क्या देना है। सबसे पहला स्टेप होता है नाम देना, फाइन ग्रेड या कोर्स ग्रेड। ठीक है, अगर किसी को आता भी ना तो थोड़ी देर शांत रहना, ठीक है, बाकी वालों को समझने में आसानी होगी। फाइन ग्रेड या कोर्स ग्रेड, ठीक है। और ये हमारे को कौन इंफॉर्मेशन देता है, 75 माइक्रोन सी। बात समझना, अगर टोटल सॉइल सैंपल का 50%, टोटल सॉइल सैंपल मतलब 80 mm को एक्सक्लूड कर दिया, तो 50% कितना बना इसका, 450 ग्राम। 450। अगर टोटल सॉइल सैंपल का 50% 75 माइक्रोन में से पास हो जाता है, मोर देन 50%, ठीक है, नीचे आ गया, तो सॉइल का आप नाम क्या रख दोगे, फाइन ग्रेन सॉइल। ये कोर्स पे और अगर ऐसा हुआ कि 50% से ज्यादा इसके ऊपर रिटेन हुआ, जैसे कि हो रहा है, कितना रिटेन हो रहा है 75 के ऊपर, टोटल 700 हो रहा है, ये देखो 700 हो रहा है, चाहिए 450 था, तो मतलब सॉइल क्या बन गई हमारी, कोर्स ग्रेड। तो जितना मैंने सैंपल लिया है उसके अकॉर्डिंगली सॉइल मेरा क्या है, कोर्स ग्रेड। क्या सबको समझ आया है, यस सर। ठीक है, इतना नोट करो पहले। मेरे ख्याल से ना इसको समझ लो यार, मैं इसके नोट्स अभी अपलोड कर दूंगा, आपको लिखने में बड़ी आसानी होगी। ओके ओके सर, है ना, ठीक है सर। सिर्फ समझा देता हूँ, नोट्स अभी आ जाएंगे 12 बजे या 11 बजे के करीब। तो क्या ठीक इसमें है। लिखाऊंगा तो फिर लिखाता ही रहूंगा, तो फिर समझने में दिक्कत हो वीडियो जाएगी। देखते देखते भी लिख सकते हैं सर, वो बाद में लिख लेंगे, अभी मजा अभी पता क्या करो, तेज तेज मतलब लिख लेना, जो आपको शॉर्ट हैंड में समझ आए। नोट्स में अभी अभी इमीडिएटली डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आगे चलूं। यस। अच्छा, पहला काम था सैंपल को ये पहचानना कि कोर्स ग्रेड है या फाइन ग्रेड। तो कौन सा सीव यूज किया आप लोगों ने, 75 माइक्रोन सीव यूज करके आपने बता दिया कि सैंपल के आपके पास कोर्स ग्रेड है। ठीक है, दूसरा काम है पहचानना कि कोर्स ग्रेड के अंदर कौन सा सॉइल है। कोर्स ग्रेड के अंदर कौन से सॉइल होता है, एक ग्रेवल ग्रेवल और दूसरा सैंड। और अब हम कौन सा सीव देखेंगे, 4.75 mm सीव। ठीक। ठीक है, अब मैं 4.75 को देखने वाला हूं। अब मैंने क्या करना है कि जो टोटल कोर्स फ्रैक्शन है, टोटल कोर्स फ्रैक्शन का 50% देखना है। टोटल कोर्स फ्रैक्शन का, देखो हिंदी में लिख रहा 50% देखना है। तो 50% कितना हो गया कोर्स फ्रैक्शन का, ये कितना हो गया, 350 ग्राम। टोटल कितना था, 700 था ना, ये दोनों 700 था। अब देखो
4.75 के ऊपर कितना रिटेन हो रहा है? 400 ग्राम, जो कि 350 से ज्यादा, 350 से ज्यादा है। तो आपका सॉइल कौन सा हो गया? ग्रेवल। ग्रेवल। ठीक है। अब देखो, अभी आपने सॉइल को, इतनी बड़ी सॉइल का नाम क्या दे दिया? ग्रेवल। पर क्या उसमें ग्रेवल है सिर्फ? नहीं, उसके अंदर क्या है? 300 ग्राम सैंड है, 200 ग्राम क्या है? फाइन ग्रेन सॉइल है। फाइन्स हैं, फाइन्स का मतलब सिल्ट या फिर क्ले, दोनों हो सकते हैं ना, क्योंकि 75 माइक्रोन से छोटे हुए हैं और दोनों का साइज 75 माइक्रोन से छोटा होता है। आपको अभी तक ये नहीं पता कि ये सिल्ट है कि क्ले है, पर वो मिक्सचर है। ठीक है, तो जब भी आप लोग ग्रेवल सुनते थे आज से पहले, तो आपको लगता था कि मैंने ग्रेवल जो सुना है उसमें सिर्फ पत्थर है। समझ रहे हो बात को? पर अगर कोई सॉइल कहे कि ये ग्रेवल सॉइल है, तो उसका मतलब है कि उसमें अधिकतम ग्रेवल है, पर थोड़ी थोड़ी चीजें बाकी भी है। ठीक है, थोड़ी उसमें सैंड भी होगी, थोड़ी उसमें सिल्ट भी होगा, थोड़ा उसमें क्ले भी होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं पूरा तरीका समझा देता हूं आप लोगों को कि पूरा तरीका क्या है। ठीक है, तो पूरा तरीका ये है कि सॉइल सैंपल को लेकर के आए, उसको सीप पर रखा, जो आपका टोटल सॉइल सैंपल बना, समझ लो जैसे कि 900 ग्राम बना था, 100 ग्राम को एक्सक्लूड कर दो। फिर क्या करो, इसका 50% ले लो। तो इसका 50% कितना हुआ सॉइल सैंपल का? 450 ग्राम। और उस पे उसको किस में देखना है? 75 माइक्रोन पे। अगर 75 माइक्रोन से पास हो जाता, ये माइक बंद कर दो या 2 मिनट। अगर 75 माइक्रोन से सॉइल सैंपल 450 ग्राम से ज्यादा पास हो जाता है, तो सॉइल का नाम क्या पड़ जाएगा? फाइन ग्रेड। ठीक है, फाइन ग्रेड। अगर ऐसा हुआ कि 450 ग्राम ऊपर रहता है 75 माइक्रोन से, तो सॉइल का नाम क्या पड़ेगा? कोर्स ग्रेड। ठीक है, कोर्स ग्रेड कब तक बताया मैंने आपको? कोर्स ग्रेड को फर्दर कैसे देखना है? कोर्स ग्रेड 2 तरह के होते हैं, एक ग्रेवल और दूसरा सैंड। तो फिर आपका डिसाइडिंग सीव आ जाएगा कौन सा? 4.75 mm। तो जो टोटल कोर्स फ्रैक्शन होगी, कोर्स फ्रैक्शन, उसका कितना देखना है? 50%। जैसे लास्ट केस में हमारे पास कोर्स फ्रैक्शन आ रही थी 700 ग्राम, तो 700 ग्राम का 50% कितना हो गया? 350 ग्राम। तो 350 ग्राम हमने देखा, तो 350 ग्राम हम ऊपर देख रहे थे कि ऊपर 400 ग्राम रिटेन हुआ था, और 4.75 से कितना नीचे आया था? 300 ग्राम, जो रिटेन किस पे हुआ था? 75 माइक्रोन पे। नीचे 200 ग्राम, इस तरह से था। तो ऊपर 400 ग्राम था, 350 से ज्यादा था, तो मैंने सॉइल का क्या नाम दे दिया? ग्रेवल। ठीक है, तो मेरी सॉइल निकल करके आ गई ग्रेवल। क्या समझ आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है, तो ऐसा लिख दूं अगर मैं, इफ मोर देन 50% ऑफ टोटल सॉइल। अब टोटल सॉइल का मतलब समझ लिया ना, कि 100 ग्राम हटा देना है जो ऊपर रिटेन हुआ था सबसे ऊपर, इसको सॉइल कंसीडर नहीं करते। इज पासिंग 75 माइक्रोन सी, सॉइल इज, फाइन। क्या बोलूंगा? एसेंशियली। अब बताओ, एसेंशियली फाइन ग्रेड। वेरी गुड। नहीं नहीं, पासिंग लिखा है, पासिंग, पास कर रहा है 75 को, रिटेन नहीं कर रहा। फाइन ग्रेन्ड सॉइल, अदरवाइज कोर्स ग्रेड, अदरवाइज कोर्स ग्रेड। ठीक है, दूसरा मैं क्या बोलूंगा कि मैं कब कोई भी सॉइल को ग्रेवल कब बोल रहा हूं? ठीक है, उसकी कंडीशन लिख देता हूं ग्रेवल की। तो कोई भी सॉइल को मैं ग्रेवल तब बोलूंगा इफ मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन। कोर्स फ्रैक्शन क्या होता है मुझे बताना जरा। कोर्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो 80 mm से पास हो जाए, पर किस पे आगे रिटेन हो जाए? 75 माइक्रोन पे, जिसमें आपका सैंड भी आता है, जिसमें ग्रेवल भी आता है। समझ आ गई? दैट इज सॉइल रिटेन्ड ओवर 75 माइक्रोन सीव and passing 80 mm सीव। ठीक है ना, जिनको डाउट हो रहा हो फिर से देख लो, ये यार आपका 80 mm है। ठीक है, बीच में चाहे 900 वाला है जो, जिसमें चाहे 10 सीव्स हों। ठीक है, आपने देखना है 75 माइक्रोन तक। हर सीव पर कुछ ना कुछ रिटेन हुआ होगा, कुछ ना कुछ हर सीव पर रिटेन हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो सारा रिटेन होगा टोटल, 80 को छोड़ देना, ये रिटेन को, ये जो 80 को रिटेन होगा इसको मारना ही नहीं है सॉइल।
बाकी जो सारा रिटेन हुआ 10 की 10 सीव्स में, उस सबको आपको क्या बोलोगे? कोर्स फ्रैक्शन। कोर्स फ्रैक्शन। और जो आकर के फाइनली पैन में गिर गया उसे आप लोग क्या बोलोगे? फाइन फ्रैक्शन। बात समझ आ रही है? इससे आसान शब्दों में नहीं समझा सकते, ठीक है? सही बात है, शब्द कम पड़ जाएंगे अगर इससे आसान थे तो बने नहीं होंगे कोई। समझ आ गई बात? तो अगर 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन मतलब ये जो सारी 10 सी में सेव हुआ है, 10 सी पे जो रिटेन हो गया है आकर, उसका 50% देखना है। उसका 50% अगर किस पर रिटेन हो गया? 4.75। 4.7। हाँ बिल्कुल 4.75 पर। तो सॉइल को क्या कह देंगे? ग्रेवल कह देंगे, करीब। ठीक है? इज पासिंग 80 mm sieve, ये ब्रैकेट है, ठीक है? ये ब्रैकेट की बात है। ब्रैकेट की बात मतलब कोर्स फ्रैक्शन डिफाइन किया है यहाँ पर क्या? इज पासिंग 80 mm sieve and retained on 4.75 mm sieve, ठीक है? the soil is essentially called as gravel। बात समझ आ गई? यस। इसको नोट कर लो। चलो आगे। कोई बात नहीं, जो उनका नहीं लिखा जा रहा साथ साथ में उनको नोट्स मिल जाएंगे, सेम लाइंस लिखिए नोट्स में, उसमें कुछ अलग नहीं है, एज इट इज मिलेगा सेम। नेक्स्ट चलें। ओके, तो सैंड कब कहोगे बता दो जरा, ठीक? तो जब 4.75 से पास होगा और 75 पे रिटेन करेगा। पास मोर उसको 50% ऑफ कोर्स सर पासिंग 50% थ्रू। अगर क्रॉस ज्यादा हो गया ना 4.5 से तो वो हो गया सैंड। अगर 50% से 50% कोर्स फ्रैक्शन का पास करना चाहिए 4.75 mm को, और रिटेन करना चाहिए किस पर? एंड retained on 75 micron sieve, the soil is called sand। ऐसी सॉइल को सैंड कहा, ठीक है? सैंड का डिनोशन क्या है? एस। ग्रेवल का जी, ठीक है? ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ये आपके कोर्स ग्रेन सॉइल हो गए दो, और फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर दो चीजें हैं, और वो एक है सिल्ट क्ले और एक है क्ले, ठीक है? बात याद रखना कि जो सिल्ट होती है वो भी किससे पास होती है? दैट इज -75 माइक्रोन फ्रैक्शन। माइनस का मतलब समझना, यहाँ पे माइनस अगर साइन लिखा हो तो मतलब कि वो उस सीव में से वो पास हो रहा है। माइनस साइन का मतलब है इस फ्रैक्शन को मैं बोलूंगा -75 माइक्रोन फ्रैक्शन, ठीक है? अगर रिटेन हो रहा है, ये देखो ये रिटेन हो रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा +75 माइक्रोन सीव रिटेंशन, ठीक है? इस तरह से। तो सिल्ट भी -75 है, क्ले भी आपका कितना है? -75 है। दोनों आके पैन में गिरेंगे, ठीक है? पर सिल्ट और क्ले को अगर आपने पहचानना हो ऐसे, तो उनके बिहेवियर से पहचान सकते हो कि सिल्ट का बिहेवियर क्या होता है कि थोड़ा सा वो प्लास्टिक होता है, ठीक है? स्लाइटली प्लास्टिक होता है, स्लाइटली प्लास्टिक, ठीक? नॉन प्लास्टिक भी हो सकता है, एंड नॉन प्लास्टिक, या तो प्लास्टिक रहेगा या नॉन प्लास्टिक रहेगा,
पर साइज उसका रेंज आप याद रखना 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मॉइस्चर कंटेंट। मतलब कितना भी उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते रहो, कम करते रहो, पर उसके अंदर प्लास्टिसिटी अगर स्लाइटली मतलब स्लाइट रहनी है, लो रहनी, तो प्लास्टिसिटी उसमें लो ही रहेगी। अगर उसने नॉन प्लास्टिक रहना है तो उसने नॉन प्लास्टिक ही रहना है। पर क्ले में ऐसा नहीं होता, क्ले में हमारे पास पूरा एक प्लास्टिक रेंज बनता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये सिल्ट का पहला पॉइंट आता है कि सिल्ट जो है वो स्लाइटली प्लास्टिक भी हो सकता है, नॉन प्लास्टिक भी हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मॉइस्चर कंटेंट। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपको सिल्ट प्लास्टिक मिल भी गया तो उसका अगर आपने कोई शेप भी बना लिया तो उसको जब वो ड्राई करेंगे शेप को, जैसे आप उसका पॉट बना लो, तो उसका स्ट्रेंथ बड़ा कम होगा, ठीक है। तो शोज लिटल और लो स्ट्रेंथ, shows little or low strength when air dried। पर वेरस क्ले में ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्ले का क्या है, बहुत बड़ा प्लास्टिक जोन है, ठीक है, बहुत बड़ा प्लास्टिक रेंज है, इट हैज लार्ज प्लास्टिक रेंज, पहली पॉइंट ये। और दूसरी पॉइंट इसकी ये बनेगी कि ये क्या करता है, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ शो करता है, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ व्हेन एयर ड्राइड। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे हम लिख रहे हैं कि किसका कंसिडरेबल स्ट्रेंथ आता है जब उसको एयर ड्राई किया जाए, तो वो क्ले का आएगा, सिल्ट का नहीं आएगा। ये मेजर डिफरेंस है इनके अंदर। एक तो साइज का डिफरेंस तो है ही, ठीक है, और ये भी डिफरेंस है कि स्ट्रेंथ नहीं आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में लिख लो, आपको बड़े नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा क्लास के लेक्चर के बाद, फिर आराम से लिखते रहना। हो गया? जी सर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। समझना बात को। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक चीज है जिसका नाम है प्लास्टिसिटी चार्ट। प्लास्टिसिटी चार्ट क्या है, इसमें दो एक्सिस होती हैं इस तरह से। आपके एक्स एक्सिस पे होता है लिक्विड लिमिट WL, और वाई एक्सिस पे होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक। इसमें इस तरह की एक लाइन होती है जो लगभग WL इक्वल टू 20 से निकलता है, लिक्विड में 20% वैल्यू से निकलता है। ये लाइन इस तरह से होता है, एक लीनियर लाइन, और इस लाइन का नाम होता है ए लाइन, सुना होगा आप लोगों ने। इस लाइन का एक वैल्यू होता है, ठीक है, IP इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। इसका मतलब क्या, थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस और होती हैं, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर प्लास्टिसिटी के लिक्विड लिमिट की वैल्यू को डिनोट करती हैं। ये आपका होता है लिक्विड लिमिट इक्वल टू 35, दिस इज लिक्विड लिमिट इक्वल टू 50, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने ए लाइन पर लिखा है ना, ये फॉर्मूला IP इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20, ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी लिक्विड लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग, किसी भी लिक्विड लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या दे देगा, आई का वैल्यू दे देगा। लेट्स से मैं यहाँ से लिक्विड लिमिट 40 निकाल लेता हूँ, 40, तो मैं बस ये फॉर्मूला पुट करूंगा, IP इज इक्वल टू 0.73 WL की जगह 40 माइनस 20, इस तरह से। तो मुझे क्या मिल जाएगा, IP का वैल्यू मिल जाएगा। ये कितना हो गया, 14.6। तो मुझे 40 लिक्विड लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल गया, IP का वैल्यू, और IP का वैल्यू कितना मिल गया, 14.6। समझे ये फॉर्मूला क्यों दिया गया है? ये फॉर्मूला इसलिए दिया गया है कि आप किसी भी लिक्विड लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकाल पाए, IP का वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर सिर्फ लिक्विड लिमिट बोल देता है, प्लास्टिसिटी लिमिट नहीं देता। वो न्यूमेरिकल टाइप कैसा बनता है देखना, उस न्यूमेरिकल टाइप में सिर्फ लिक्विड लिमिट देगा और आपको बोलेगा कि IP का वैल्यू निकालो। लिक्विड लिमिट दिया होगा, IP का वैल्यू निकालो, तो WP नहीं दिया है, प्लास्टिक लिमिट नहीं दिया है, तो कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला पुट करेंगे, IP इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। बात समझ आ रही है? ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन यही बनता है कि ए लाइन का स्लोप कितना है, तो IP इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20, ठीक है। ये दो बातें होंगी।
अब समझना, अब इसमें होता क्या है कि ये ए लाइन दो तरह की फाइन ग्रेन सॉइल्स को डिवाइड करता है। इस लाइन के ऊपर जो सॉइल्स होती हैं वो होती हैं क्लेज, और इस लाइन के जो नीचे सॉइल्स होती हैं वो होती हैं सिल्ट्स। ठीक है, अभी पहले कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन को पढ़ने के लिए इतना ही जानना जरूरी है। जब मैं फाइन ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन में जाऊंगा तो कुछ बातें मैंने और करनी है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो इस प्लास्टिसिटी चार्ट को अभी आप लोग ड्रॉ करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतनी सी बात याद रखें कि जो भी सॉइल ए लाइन से ऊपर ड्रॉ होगी दैट इज क्ले, जो नीचे होगी दैट इज सिल्ट। ठीक है, बाकी की बातें मैं फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर ही करूंगा। टेक ए स्क्रीनशॉट और अभी मत उतारो इसको। डन, उतार लिए, कोई बात नहीं, आप तो अभी रफ ही कर रहे होंगे ना, रफ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। डन, लेट अस गो टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ठीक, तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 केस बनते हैं। ठीक है, तो उसमें सब केस में पहले लिख देता हूँ, फिर बाद में एक एक करके मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। पहला केस बनता है कि जो फाइन्स है ना, फाइन्स समझते हो? अब शब्द फाइन्स का मतलब है कि जो पैन के अंदर गिरा हुआ सामान है, समझ गए? बड़ी आसान भाषा में, जो पैन के अंदर जो सॉइल कलेक्ट हुई है उसका नाम क्या है? फाइन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन की कर रहे हो, मतलब कि ज्यादा संख्या किसकी है? 75 से ऊपर की रिटेंशन की। ठीक है, तभी आपने सॉइल को क्या कहा है? कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन कब कहते हैं? जब 50% से ज्यादा टोटल सॉइल की रिटेंशन किसके ऊपर हो? 75 माइक्रोन सीप पे हो, 75 माइक्रोन, तभी सॉइल को हम क्या कहेंगे? कोर्स ग्रेन सॉइल कहेंगे। पहला केस बनता है कि फाइन्स जो है वो 5% से कम है बाई वेट। ठीक है, बाई वेट ऑफ टोटल सॉइल। दूसरा केस बनता है जब फाइन्स जो है वो 12% से ज्यादा है। और तीसरा केस बनता है जब फाइन्स है इन बिटवीन 5 से लेके 12%। तो ये 3 केस हैं, इन 3 केसेस में ही कोर्स ग्रेन सॉइल खत्म हो जाता है आपका। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट केस, केस 1, व्हेन फाइन्स मतलब कि -75 माइक्रोन फ्रैक्शन आर लेस देन 5% by weight of total soil। ठीक है, जैसे कि हमने 200 निकाला था ना, जैसे 200 ग्राम आया था पीछे हमारे पास, सॉइल कितनी थी? 200 डिवाइड बाई 900 कर दो, इतना सॉइल, तो इतना फ्रैक्शन बना। तो ये मतलब 5% से तो ये तो 12% से ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, तो थर्ड केस में फॉलो हो जाएगा ये, समझ रहे हो? तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, जितना वेट आया उसको डिवाइड बाई टोटल सॉइल कर दो, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, अगर 1000 रहता तो ये 20% बन जाती है ना। हाँ, तो लगभग ये 20% से कम हो जाएगी, नीचे 900 आ गया तो 18-19% कुछ होगा, जैसे भी है। ठीक है, तो पहला केस है। अब इसमें क्या है कि आपकी फाइन्स की जो परसेंटेज है वो तीनों केसेस में सबसे कम है, ये वाली। केस 1 में क्या फाइन सबसे कम रखे हैं हमने। तो जब फाइन कम होते हैं ना, 5% से भी जब कम होते हैं, तो उस केस में वो नेमिंग को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं लाइन, इफ फाइन्स आर लेस देन 5% then they do not affect the naming। इसका मतलब ये है कि नाम में उनका कहीं जिक्र नहीं होता, नाम के अंदर उनको जगह नहीं मिलती। तो कितने तरह के नाम पॉसिबल होते हैं यहाँ पे? 4 नेम्स आर पॉसिबल इन दिस केस, 4 नेम्स आर पॉसिबल। तो पहला नाम होता है, अब अगर सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है तो 2 चीजें होती कोर्स ग्रेन्ड में, क्या क्या? ग्रेवल और सैंड। तो पहला नाम पॉसिबल है GW, सेकंड नाम पॉसिबल है GP, तो ग्रेवल के नाम पॉसिबल है SW, और फोर्थ नाम है SP। अब मुझे बताओ GW क्या है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पोरली ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सैंड, पोरली ग्रेडेड सैंड। तो ये जो 4 नाम आते हैं ये कब आते हैं? आपने ये याद रखना है, जब फाइन्स आर लेस देन 5% बाई वेट। ठीक है, और ग्रेवल का वेल होने का कंडीशन आप लोगों को पता है?
ग्रेवल कब वैलिडेटेड होता है? सी इक्वल्स ग्रेटर देन सीसी होगा उसका 1 to 3 और सीयू होगा ग्रेटर देन 6। ठीक है, आप सी। लोग तो ग्रेवल वैलिडेटेड तब होता है जब CU ग्रेटर देन 4 होता है, CC होता है इन बिटवीन 1 and 3। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो वो क्या बन जाता है? poorly graded। if anyone is not satisfied, if anyone is not satisfied, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा तो उसे हम वेल ग्रेडेड कह देंगे। ठीक है, जब मैं नोट्स भेजूंगा वहां पे पहली कंडीशन में ग्रेवल का होगा, तो ग्रेवल लिखा तो चुका हूं कि ग्रेवल किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। ग्रेवल उसी को कहते हैं जो 80% से नीचे आता है और जो 4.75 पे रिटेन होता है। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कंडीशन मैंने पहले भी कहा था जब कराया था कि कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और अगर सैंड को लिखना है वेल ग्रेडेड तो उसकी कंडीशन क्या है? CU ग्रेटर देन 6, CC का सेम है। सीसी का सेम है। CC का सेम है। ठीक है, गॉट इट। तो ये आपका केस 1 हो गया। चले केस 2 पे। हो गया सर। ओके, केस 2, when fines are greater than 12%, अगर 12% से ज्यादा है। तो देखो 5% से कम थे तो हमने क्या बोला कि नाम जो है उसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। पर जब 12% से ज्यादा ही सबसे ज्यादा परसेंटेज है तो ये नाम को डेफिनेटली इफेक्ट करेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे, नेमिंग गिवन, जो नाम देते हैं वो उन्हीं के बेसिस पे देते हैं। नेमिंग गिवन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फाइन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फाइन्स। मैंने क्या कहा? फाइन्स दो तरह के हो सकते थे, पहले भी बताया है। क्या क्या? सिल्ट हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? क्ले। पर क्योंकि वो फाइन्स हैं, समझें, इस केस में वो फाइन्स हैं, वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल नहीं है। अगर वो फाइन्स है तो फाइन्स दो तरह के होते हैं, सिल्टी और क्लेई। बात समझ आई? क्योंकि उनकी परसेंटेज कम है ना, तो भी उनको क्या बोलते हैं? सिल्टी या क्लेई बोलते हैं। जब ये अगर ऐसा हुआ था कि 50% से ज्यादा 75 माइक्रोन से नीचे आ जाते तब इनको सिल्टी थोड़ी बोलते, तब इनको सिल्ट बोलते हैं हम लोग। समझ रहे हो बात को? तो फाइन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिल्टी या क्लेई। ठीक है, तो इनके बेसिस पे नाम दिया जाता है। तो जो नाम पॉसिबल है वो 4 है, GM, GC, SM, SC। ये भी 4 नाम है। SC का मतलब क्लेई सैंड, सिल्टी सैंड, क्लेई ग्रेवल, सिल्टी। इज दिस क्लियर? तो ये 4 नाम पॉसिबल। अब देखो कैसे पहचानेंगे कि आपका ग्रेवल है उसके साथ सिल्ट लिखना है कि क्ले लिखना है। ठीक है, अब वापिस उस प्रोसीजर पे सोचना सारा जो मैंने आपसे बात करी थी। ठीक है, फाइन्स कितने आए थे? 200 ग्राम आए थे। ठीक है, लेट्स से कि फाइन्स जो हैं वो हैं ग्रेटर देन 12% आ गए। 200 ग्राम मतलब ग्रेटर देन 12% है। तो मतलब केस कौन सा फॉलो होना? केस 2 फॉलो होना। आपकी सॉइल निकली क्या थी? वहां से ग्रेवल निकली थी ना, तो सिर्फ ग्रेवल तो बोलोगे नहीं, ऐसा तो कोई नाम पॉसिबल होता ही नहीं कि ग्रेवल बोलना है सिर्फ। तो केस 2 फॉलो हो रहा है, तो ग्रेवल के केस में 2 चीजें आ गई, GM और GC। इन दोनों में से एक नाम होगा। अब कैसे पता लगेगा कि सिल्ट है कि क्ले है? उसी के लिए प्लास्टिसिटी चार्ट देखते हैं। उसी के लिए क्या देखते हैं? प्लास्टिसिटी चार्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, जो फाइन्स हमारे पास आते हैं 200 ग्राम जो फाइन्स आएंगे उन पर हम टेस्ट करेंगे। उनका क्या निकालेंगे? लिक्विड लिमिट निकालेंगे, प्लास्टिक लिमिट निकालेंगे। ठीक है,
फिर उन दोनों को माइनस करेंगे, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक लिमिट, तो वो क्या बन जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। समझना बात को, फिर से बोलूंगा, आप लोग ध्यान दें। फिर से हमने पिछले केस में पढ़ा कि 200 ग्राम हम क्या मिला, हमें पैन के अंदर मिला, तो उसको क्या बोला हमने, फाइंस बोला। फिर हमने उनको बाई परसेंटेज देखा, तो वो क्या है, 12% से ग्रेटर आए। जब वो 12% से ग्रेटर आए तो केस कौन सा फॉलो हुआ, केस 2 जो चल रहा है। जब फाइन्स 12% से ज्यादा है तो फिर ये 4 ना पॉसिबल है। और हमने जब पिछला पेज पढ़ा था उसमें देखा था कि वो सॉइल कोर्स ग्रेन के अंदर कौन सा था, ग्रेवल था। तो ग्रेवल तो ऐसे लिखते नहीं है केवल, तो ग्रेवल के साथ केस 2 फॉलो करना पड़ेगा, तो जीएम और जीसी दो चीजें बनेगी पॉसिबल। सैंड एसएमएससी नहीं बन रहे क्योंकि वो सैंड नहीं था, ग्रेवल था। अब जीएम और जीसी में से कौन सा नाम देना है, वो कैसे देंगे। अब जो आपको फाइन मिला है ना 200 ग्राम, उसका क्या करो, उसके ऊपर लिक्विडिटी जो क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट निकालो, लिक्विड लिमिट निकालो और प्लास्टिक लिमिट निकालो, उनका डिफरेंस कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आईपी ऑफ सॉइल मिल जाएगा। आपको सॉइल का आईपी मिलेगा। प्लास्टिसिटी का आईपी आप लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूले के साथ, आईपी इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। WL-20। इसमें आप सॉइल का WL पुट करो, आपको आईपी किसका मिल जाएगा, चार्ट का। चार्ट इस आईपी को और सॉइल के आईपी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आपस में। बात समझ आई, आपस में कंपेयर करेंगे। अब देखना, आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। लेट्स से जो हमारा आया था ना 13.6 आया था समथिंग, 13.6 आईपी आया था, कितनी लिक्विड लिमिट के लिए, 40 के लिए। और यहां से मैंने कैलकुलेशंस की और मेरा आईपी सॉइल आ गया 20। मान लेते हैं कि मेरे पास आईपी सॉइल आया 20, आईपी चार्ट कितना है 13.6। तो ये लाइन दिखा रहा होगा ना, लाइन कोऑर्डिनेट है बेसिकली 40 के सामने। यस सर। तो आईपी ऑफ सॉइल गेट्स प्लॉटेड ओवर आईपी ऑफ चार्ट, दैट मींस Clay. सॉइल इज क्ले क्ले। मतलब जो उसके अंदर फाइंड्स हैं वो कौन से हैं, क्ले हैं। अगर आईपी सॉइल का ये डब्ल्यूएल माइनस डब्ल्यूपी करने के बाद 12 आया होता, 12 आया होता, तो ये सॉइल, ये जो आईपी सॉइल का बिलो प्लॉट होता है और हम इसका नाम क्या देते हैं, सिल्टी, क्ले सिल्टी, तो फिर नाम क्या होता, जीएम होता। ऐसे उसका नाम क्या है, 20 के साथ उसका जीसी। क्या समझ आ गया, दिस इज द पॉइंट यू वांट टू गेट, ठीक है। वी रेफर द प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है, जब हमको ये केस फॉलो करना है। ठीक, तो इसको मैं लाइन को लिखा देता हूँ, मेरे को लगता है आपने सब बाकी सब लिख लिया होगा, ठीक। तो मैं लाइन को लिखा देता हूँ। इन दिस केस बेस्ड ऑन फाइन्स नेम्स आर गिवन, केस 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, फाइन्स लेकर के आएंगे। फॉर फाइन्स क्या क्या चीज कैलकुलेट होगी, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट आर डिटरमाइंड, उनको डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। और उनको डिटरमाइन करने से हमें क्या मिल जाएगा, आईपी मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम इसी पॉइंट को, ये जो है ना, इसी पॉइंट को हम क्या, ये प्लास्टिक लिक्विड, ठीक। आवाज कट रही है सर। समझ ही नहीं आ रहा सर। हाँ जी सर आवाज कट रही है सर, सुनाई नहीं दे रहा। कट गई, चलो ठीक है, लिखो, ये दिख तो रहा है सामने, ये दिख रहा है। देखो पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि फाइन्स के बेसिस पे नाम लिखा जाएगा। फाइन्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू और डब्ल्यूपी निकालेंगे और उसे, सर हवा में जा रहा है। क्या हवा ज्यादा, सब सब कट गया सर। क्या कट गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कह रहे हैं सब हवा में जा रहा है। सर जैसे गिटार आवाज बज बहुत रही है कट रही है। अच्छा आवाज कट रही है, तो शैल आई वेट। सर गिटार फिर के से स्ट्रिंग बज रहे हैं। शैल आई वेट और कंटिन्यू,
होगी अब ठीक है सर। कंटिन्यू सर। ओके, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, वी कैलकुलेट आईपी ऑफ चार्ट, आईपी ऑफ चार्ट बाय यूजिंग लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो पहले जो हमने फाइन हमें मिले होंगे पैन के अंदर, उनका हम WL और WP निकालेंगे, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आईपी ऑफ सॉइल। तो उस आईपी ऑफ सॉइल को हाँ जी, आगे सर। क्या हुआ, हम सब सर आप भाग्य। नहीं नहीं, मैं नहीं भागा, मेरा नेट बंद हो गया यार, ये जूम बंद हो गया था मेरा। अच्छा, कहाँ तक समझ आया था? देन वी कैलकुलेट। अच्छा ठीक है, देखो प्रोसीजर समझो, जो फाइन्स हैं आप लोग नोट से लिख लेना, ठीक है। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे बस, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। जो फाइन्स हैं उसके लिए अपने क्या कैलकुलेट करना है, WL करना है, WP करना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आईपी ऑफ सॉइल। कंपेयर करना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, सॉइल का WL यूज कर, ठीक है, आपने क्या निकाल लेना है, आईपी चार्ट का, और वो क्या है 0.73 WL माइनस 20। अब आपने दोनों को कंपेयर करना है, थर्ड स्टेप में करना है कंपेयर, आईपी निकाल लेना। आईपी सॉइल का आईपी चार्ट से, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा हुआ कि अगर आईपी सॉइल का बड़ा हुआ आईपी चार्ट से, तो आपके सामने क्या आ जाएंगे, क्ले आ जाएगी, क्ले फाइंस हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ आईपी सॉइल इज लेस देन आईपी चार्ट, तो पॉइंट आपका नीचे प्लॉट होगा, ठीक है, तो आपके आ जाएंगे सिल्टी फाइंस, सिल्टी फाइंस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नाम दे सकते हैं। तो अगर ग्रेवल था तो क्ले फाइंस होंगे, तो उसका नाम पड़ जाएगा जीसी सॉइल। अगर ग्रेवल हो और सिल्ट फाइंस हो, सिल्टी फाइंस हो, तो नाम हो जाएगा जीएम, इस तरह से, ठीक है। बाकी आप लोग नोट से लिखेंगे। डन। समझ आ रहा है ये टॉपिक, या ऐसे ही चल रहा है? नहीं सर, आ रहा है सर समझ। मजा आ रहा है इसमें? जी सर। लेकिन सर एक बार फिर देखना पड़ेगा एक बार। क्यों, वो कट हुआ बीच में इसलिए? यस सर। पर अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की नहीं। ऑन है सर। ऑन पहले है? तो on किया। फिर ठीक है, ऑन ही है। ठीक है, ठीक है। चलो थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस हमारे पास होगा फाइन्स बिटवीन 5% टू 12%, ठीक है। तो ये बीच का केस है, ठीक है। तो इस केस में ड्यूल सिंबल्स यूज होते हैं। इन दिस केस ड्यूल सिंबल्स आर यूज्ड। समझना कैसे, देखो पहले जो केस था लेस देन 5%, तो कौन से चार नाम पॉसिबल थे, GW, GP, SW, SP। और जब फाइन्स 12% से ज्यादा थे, तो कौन से चार नाम पॉसिबल थे, GC, GM, GC, SM, SC, SC। ठीक है। तो ये चार, तो इन्हीं के क्या करने, कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो अब जो नाम पॉसिबल होंगे, नेम पॉसिबल आर, नेम्स पॉसिबल आर। तो देखना, अगर आपका ग्रेवल है ना वेल ग्रेडेड, तो उसके साथ वेल ग्रेडेड ग्रेवल के साथ आप लोग उसमें फाइन्स डालोगे, या तो GM डालोगे या GC डालोगे, उसमें सैंड नहीं डल सकता। कहने का मतलब ये है कि GW का कॉम्बिनेशन G के साथ ही बनना, GW GM, GW GC। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा GP GM और GP GC। वहां से बनेगा सैंड का SW SM SW SC, SP SM SP SC।
ठीक है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज नॉट पॉसिबल, कौन सा नाम पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन रहेंगे उसमें CI, CH, C आ जाएगा, GW, GM, और ऑप्शन डी आ जाएगा GPSM। अब बताओ कौन सा नाम पॉसिबल नहीं है। GPSM। देखो GPSM ये नाम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हमने बोल दिया ना एक बार कि हमने पहचान लिया कि हमारा कोर्स ग्रेड के अंदर कौन सा सॉइल है, ग्रेवल है, पर ग्रेवल पोरली ग्रेडेड है। पोरली ग्रेडेड क्यों होगा, उसकी वैल्यू फिट नहीं हुई होगी, CU की और CC की वैल्यू रेंज में नहीं आई होगी। अगर कोई भी रेंज में तो GP हो गया। फिर उसमें फाइन्स बताने हैं हमने, ग्रेवल के अंदर फाइन बताने हैं, तो SM नहीं आ सकता, ठीक है। S की जगह क्या आना, G आना है। फाइन्स कौन से है, सिल्टी, तो इसको तो डिस्कनेक्ट हो गई। मेरे को लगा ये सब मेरा ही हो रहा है शायद, सबका हो रहा है ये। अभी सबको हो रहा रिकॉर्डिंग। है। धड़ाधड़ बम फटता है एक ही बार। हेलो वाटर स्पोर्ट चल रहा है शेलिंग। ठीक है। ये तो रिकॉर्डिंग में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है आपका बम, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से नॉन पॉसिबल नहीं थे मैंने बता दिया आप लोगों को, किस तरह से कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर ग्रेवल लिखा है इस तरह से GW GC इस तरह से लिखा जाएगा, या GW GM, ठीक है। इसको पढ़ना कैसे है, अब इसको नाम को कैसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स, वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स, ठीक है, कंटेनिंग सिल्ट एज फाइन्स, कंटेनिंग, यहाँ क्ले है तो क्ले एज फाइन्स, इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो पढ़ने का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो जानना इंपॉर्टेंट था कि कौन सा नाम नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है, प्लेइंग इन फास्ट फॉरवर्ड, जो अंग्रेज हुआ है हाँ ये जो मैसेज सर। किया वो था, आपने बताया ही नहीं सर, वो नाम कैसे पढ़, वो नहीं समझ। क्या नहीं समझ आया सर जो आपने अभी 4 बताया था ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हाँ वो तो क्वेश्चन ये था हमारा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कौन सा नाम पॉसिबल नहीं है, विच नेम इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन ए में मैंने दे दिया, जो आपने पढ़े हैं वही बता देता हूँ मैं, ठीक है। SP, GW, C दे दिया, SP, SM और D दे दिया, GW, SM। तो पहला ना ये कनेक्शन की बड़ी अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। फिर से दिखाया इसने मेरे को मैसेज, तो अगर बंद हो जाएगा फिर से तो फिर से आ जाऊंगा, इसी कोई दिक्कत नहीं। तो पहले का नाम क्या हो जाएगा, पोरली ग्रेडेड सैंड, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल, बिल्कुल पॉसिबल है। ये है पोरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट एज फाइन्स, बिल्कुल पॉसिबल है। पर डी ऑप्शन को देखो, ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। अगर आपने एक बार ग्रेवल को डिफाइन कर दिया उसके बाद वो सैंड थोड़ी हो सकता आगे, ना ठीक है ना। तो ये काम गलत है आपका, इस तरह। तो जी के साथ जी, एस के साथ एस। इसके साथ क्या आना चाहिए आपका, सही बनना चाहिए GW GM आ जाता है। GM बनना चाहिए GM। सही। ये ऑप्शन सही होना चाहिए, ओके सर। ठीक है। तो ये हमारी थी कोर्स ग्रेड की क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फाइन ग्रेड की क्लासिफिकेशन। मिटा दूं इसको, ठीक है। फाइन ग्रेड के अंदर क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो पहले तो क्लासिफिकेशन जो आपकी फाइन ग्रेड की होती है, नेमिंग ऑफ फाइन ग्रेड सॉइल। तो सॉइल को फाइन ग्रेड कब कहोगे, तो पहला तो ये समझना, सॉइल को फाइन ग्रेड तब कहेंगे जब आपके अंदर पैन के अंदर जो फ्रैक्शन 50% आई से है वो 50% यहाँ ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल सॉइल फ्रैक्शन है, ग्रेटर देन टोटल सॉइल फ्रैक्शन। अगर टोटल सॉइल फ्रैक्शन
900 ग्राम थी, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 451 ग्राम। मिनिमम कितना होना चाहिए? 451 ग्राम। बात समझ आ गई? 451 पे हम उसको क्या बोल देंगे? फाइन ग्रेन सॉइल। 450, ठीक है, मोर देन 50% होना चाहिए। ये कंडीशन आपको समझ आ गई। और फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर हमने जब भी नाम देना है तो हमने पहले ही पढ़ा ऑन द बेसिस किस पे देना है? नेमिंग गिवन ऑन बेसिस ऑफ बिहेवियर। प्लास्टिसिटी, सिर्फ प्लास्टिसिटी के बेसिस पे देना है। उसके लिए हमने क्या पढ़ा था? प्लास्टिसिटी चार्ट पढ़ा था। वापिस से बनाते हैं। यहां से ये ए लाइन बन गई आप लोगों की, ठीक है। 2 लाइंस वर्टिकल बनाई थी मैंने इस तरह से, ये थी WL इक्वल 35, लिक्विड लिमिट है ये, और WL इक्वल टू 50, ठीक है। अच्छा, हमने बात करी ऊपर क्लेज होती हैं, नीचे सिल्ट्स होती हैं। एक बात हमने और की थी, जब हमने सब ग्रुप और सुफिक्स पढ़ा था, वहां पे लिखा था अगर किसी सॉइल का लिक्विड लिमिट 35 से कम है तो वो सॉइल कौन सा है? लो कंप्रेसिबल है। पढ़ा था, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर आपका सॉइल ए लाइन से नीचे प्लॉट होता है और उसका लिक्विड लिमिट 30 है इधर, तो सॉइल का नाम क्या होगा? कंडीशन क्या बोला मैंने? ए लाइन से नीचे प्लॉट हो रहा है, तो ए लाइन से नीचे तो सिल्ट होता है ना, और लिक्विड लिमिट कितना है? 35 से कम है, तो इसको लिख देंगे सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। आ गया समझ? अगर कोई सॉइल है जिसका लिक्विड लिमिट है 40, तो 40 यहां आ गया बीच में कहीं, और वो ए लाइन से नीचे प्लॉट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिल्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, और यहाँ होगा सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। इसी तरह से क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्ले ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, और क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब एक ना यहाँ पे एक जोन बनता है, स्पेशल जोन, ये चार्ट के अंदर ही दिया रहता है इस तरह से, ठीक। और इस जोन के अंदर तकरीबन यहाँ 10 से वैल्यू शुरू होता है इसका। इस जोन के अंदर कोई सॉइल प्लॉट हो जाए तो उसको डियोल नाम दिया जाता है। डियोल नाम मतलब उसको नाम देते हैं CLML, और ये जोन होता है IP की वैल्यूज के लिए IP 4 = 7 के बीच में, ठीक है। इसको मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, लिक्विड लिमिट अगर होता है 35 से 50 के बीच में, तो आप उसको बोलते हो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि I greater than 50 and it is high compressibility, यानी कि H, ठीक। और लाइन लिखेंगे साथ में, चार्ट ड्रॉ कर लें, लाइन लिखेंगे, ड्यूल सिंबल is used, point gets plotted in the hatched zone, that is from IP का वैल्यू 4 to 7। एग्जाम पे क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली, IP से 4 to 7 के बीच में जोन में प्लॉट हो रहा है पॉइंट, क्या नाम दोगे? CLML, ठीक है। नाम देते हैं CLML। हो गया ये? अगर कोई पॉइंट देखो, अगर कोई पॉइंट यहाँ प्लॉट होता ना इस लाइन पर, इसको देखना, इधर प्लॉट होता तो उसको नाम दिया जाएगा MLMI। तो ड्यूल सिंबल तभी नहीं देने हैं जब वहां पे हैच जोन में होगा। अगर आपकी वर्टिकल लाइन लिक्विड लिमिट लाइन पे प्लॉट हो जाए तो तब भी देना है। यहाँ पे प्लॉट हो जाए तो क्या देंगे? MIMH।
ऊपर प्लॉट हो जाए तो क्या देंगे, आई CiCH। इधर प्लॉट हो जाए तो क्या देंगे, ClCi। ए लाइन पे प्लॉट होगा तब भी देना है, ये ए लाइन पे प्लॉट हो गया इधर, तो क्या दे दोगे आप बताओ, CiMi। ठीक है, इसी तरह से आप हर लोकेशन के लिए दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। इसको नोट कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ लाइन लिख देता हूँ साथ में। हो गया। डन डन सर। ओके। अच्छा, इसको भी कैसे किया होगा, इसका भी सेम प्रोसीजर है। पहले आपको पता लगा होगा कि सॉइल मेरे पास क्या आ गई है, फाइन ग्रेड आ गई। फाइन ग्रेड मतलब लेट्स से कि 500 ग्राम आके गिर गई किसमें, पैन में। अब आपने सॉइल को क्या बोल दिया, जो 500 ग्राम आके गिरी, 900 ग्राम में से 500 ग्राम आके पैन में गिर गई, तो सॉइल को आपने क्या बोल दिया कि मेरी सॉइल क्या है, फाइन ग्रेड है। अब इसका नाम देना है हमें, इसका नाम देना है। इसके नाम देने के लिए हमने क्या किया, इसी सॉइल का लिक्विड लिमिट निकाला, प्लास्टिक लिमिट निकाला, आईपी निकाल लिया। लिक्विड लिमिट को यूज करके चार्ट में ए लाइन कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लिया, ए लाइन कोऑर्डिनेट आ गया आईपी का। फिर आपने इसी पर क्या करना है, आईपी सॉइल का प्लॉट करना है। अगर आईपी सॉइल का ऊपर प्लॉट हो गया, ठीक है, उस टाइम आपने लिक्विड लिमिट भी देखनी है, बस ये चेंज है इसमें। लिक्विड लिमिट लेट्स से इसकी है 45। तो आपको याद है कि एक लाइन 35 पे होती है, एक लाइन किस पे होती है, 50 पे होती है। तो 45 लिमिट है, इस लिक्विड लिमिट है सॉइल का। तो 45 है तो इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी का हो गया। और अगर पॉइंट ऊपर प्लॉट हो गया तो वो क्या सॉइल हो जाएगा, क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी कंप्रेसिबिलिटी। अगर ए लाइन से नीचे प्लॉट हुआ तो लिख देंगे सिल्ट ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, इस तरह से। ठीक है, आसान है इसका या करना। एक बात नोट में लिखेंगे, जो ऑर्गेनिक सॉइल्स होती हैं वो भी ए लाइन से नीचे ही प्लॉट होती हैं। ऑर्गेनिक सॉइल्स आर ऑल्सो, उनके लिए भी अकोमोडेशन किया हुआ है। ऑर्गेनिक सॉइल्स आर ऑल्सो प्लॉटेड बिलो क्या, ए लाइन। सेम तरीके से ऑर्गेनिक सॉइल होती है। जैसे यहाँ पे ये जोन है तो यहाँ पे बनेगा OL, ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। सिल्ट वाले जोन में बनेगा, इसमें इंटरमीडिएट में बनेगा OI, और आगे वाले में बनेगा OH, ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। बस वहां पे जहां पे आपने बनाया चार्ट, वहां पे ML के साथ OL भी ऐड कर लो। ठीक है, इस तरह से दिखाने के लिए सर। अब इसके बाद हमारा एक केस रहता है, हो गया, नोट हो गया, देख लेना यार, नोट्स में देख लेना है, इसको मिटा रहा हूं मैं। चलो, एक केस रह गया। वो केस क्या है पता है, कि 75 माइक्रोन और नीचे पैन है। टोटल सॉइल सैंपल था 900 ग्राम,
और पैन में आके गिरा है 450। क्या मतलब हुआ? 75 से ऊपर कितना है? 450 ग्राम। अजी सर मतलब क्या है? कोर्स फ्रैक्शन और फाइन फ्रैक्शन इस टाइम क्या है? बराबर बराबर है। तो जब ऐसा हो जाए कि कोर्स फ्रैक्शन और फाइन फ्रैक्शन बराबर हो जाए, उस केस में नाम कैसे दिए जाते हैं अब वो देखो। यहाँ लिखेंगे ड्यूल सिंबल्स आर यूज्ड when the percentage of coarse and fine fractions are equal. Coarse and fine fractions are equal. ठीक है, तो एक बार याद कर लो कि कोर्स ग्रेड में जब फाइन्स 12% से ज्यादा होते थे, मतलब एक्सट्रीम केस तो वही है ना हमारा, 12% से ज्यादा, उसमें नाम कौन से पॉसिबल थे? जीएम, जीसी, एसएम, एससी। और यहाँ पे कौन कौन से नाम पॉसिबल हैं जो डीएल सिंबल के बिना है? एमएल, एमआई, एमएच, सीएल, सीआई, सीएच। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है। ठीक, अब इन दोनों को मिलाकर आपके नाम बनने। ठीक है, अब देखना मैं नाम बनाता हूं। जीएम, एमएल, जीएम, एमआई, जीएम, एमएच, जीसी, सीएल, जीसी, सीआई, जीसी, सीएच, एसएम, एमएल, एसएम, एमआई, एसएम, एमएच, एससी, सीएल, एससी, सीआई, एससी, सीएच। तो यहाँ पर 12 नाम पॉसिबल हो गए। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर सिल्टी ग्रेवल्स हैं तो वहां पे सिल्ट बताना है फिर कौन सी कंप्रेसिबिलिटी की है, वहां मत बताना है कि क्ले कौन सी कंप्रेसिबिलिटी की है। समझ गए बात को? ठीक है, ऐसा करना गलत हो जाएगा। जीएम, सीएल मतलब हम लोग तो लिख चुके हैं कि ग्रेवल के साथ सिल्टी हैं, फाइन्स कौन से सिल्टी हैं, फिर हमको सिल्ट का कंप्रेसिबिलिटी बताना है, हमने यहाँ पे क्ले का बता दिया, तो ये नाम क्या है? नॉट पॉसिबल। दिस नेम इज नॉट पॉसिबल। अगर ये जो नाम में से क्वेश्चन बनता है तो फिर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नाम पॉसिबल नहीं है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता इस पर, ये नोट कर लो। हो गया सर। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे फील्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है। आपके सिलेबस में वो है ग्रुप इंडेक्स टेक्स्ट होता है एक, नहीं है कि नहीं? देखा है आपने? ग्रुप इंडेक्स नहीं है सर। नहीं है तो ना नहीं पढ़ाऊं, पढ़ लेना खुद उसको, अगर लगेगा तो पढ़ा दूंगा। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल करने की। ऐसा तो सॉइल में बहुत कुछ है, पर वही है कि टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो फील्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर हमारे पास कुछ। फील्ड आइडेंटिफिकेशन मतलब देख के बताना कि सॉइल कौन सा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। तो पहला आपका आता है डायलेटेंसी टेस्ट। डायलेटेंसी टेस्ट, DILATANCY, डायलेटेंसी टेस्ट। इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सॉइल का सैंपल लेते हैं, उसको पहचानते हैं कि सैंड है कि क्ले है। क्या करते हैं अपने हाथ पर ना, अब मेरे को हाथ तो नहीं यहाँ बनाना आएगा, हाथ पर इस तरह से, जैसे ये आपका हाथ है ठीक है, तो इस पर ऐसे अपने हाथ पर सैंपल रखनेंगे और उसमें पानी ऐड करेंगे।
पानी ऐड करेंगे सैचुरेट करने के लिए। फिर क्या है, अपने हाथ को शेक करेंगे, हाथ को शेक करेंगे। अगर पानी सरफेस पे आ गया, अगर पानी सरफेस पे आ गया तो मतलब सॉइल ने पानी को छोड़ दिया, तो सॉइल आपका कौन सा है, सैंड है। अगर पानी बीच में रहा सैंपल के, शेक करने पे सरफेस पे नहीं आया, तो सैंपल आपका कौन सा है, क्ले है। तो ये ऐसे मोटा मोटा सा एक मेथड है, ठीक है। तो इसमें बोला जाता है अपीयरेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ड्यूरिंग शेकिंग, अपीयरेंस ऑफ वाटर ऑन सरफेस ड्यूरिंग शेकिंग, ठीक है, इंडिकेट्स सैंड, अदरवाइज नॉन अपीयरेंस ऑफ वाटर इंडिकेट्स क्ले, ठीक है। तो आपके नोट्स में लिखा है, वहां पे समझा देता हूँ, फिर आप लोग देख लेना। सेकंड है टफनेस। टफनेस आपकी कौन सी लिमिट पे बताता है shear स्ट्रेंथ, बताना जरा। प्लास्टिक लिमिट पे, प्लास्टिक लिमिट पे टफनेस आपकी स्ट्रेंथ बताता है, प्लास्टिक लिमिट पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप लोग क्या है, अगर प्लास्टिक सॉइल होगा, प्लास्टिक सॉइल होगा अगर, तभी तो उसके थ्रेड बना पाओगे, रोल कर पाओगे ना। इस तरह तो थ्रेड रोल ही नहीं होगा। अब ऐसे सैंड का थोड़ी थ्रेड रोल होता है, समझ पा रहे हो बात। तो सैंड को आप चाहे किसी मर्जी मॉइस्चर कंटेंट पर ले आओ, उसका थ्रेड रोल नहीं होगा आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि रोलिंग करके देखेंगे हाथ से, तो अगर रोल हो गया थ्रेड, तो दैट मीन्स वो प्लास्टिक सॉइल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। लास्ट में आपका है एक ड्राई स्ट्रेंथ, ठीक। आपको पता है जो क्ले होता है, जब उसको एयर ड्राई करते हैं तो उसमें क्या आता है, स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। ये है। तो सैंड का तो कुछ बना ही नहीं सकते, तो सैंड में क्या एयर ड्राई करेंगे, कुछ नहीं होता। सिल्ट में एयर ड्राई कर सकते हैं, पर सिल्ट का स्ट्रेंथ क्या आता है, कम स्ट्रेंथ आता है, इस तरह से। तो ये तीन चीजें थी हमारे पास, डायलेट डेंसिटी टेस्ट, टफनेस और ड्राई स्ट्रेंथ। तो इनके बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ कह सकते हैं फील्ड पे, अदरवाइज तो हमें जो प्रॉपर डाटा है वो तो अपने टेस्ट से ही पता चलता है, ठीक है। तो ग्रुप इंडेक्स आप लोग देखना, ग्रुप इंडेक्स है, मेरे को लगता है कि नहीं है वैसे तो, अदरवाइज नहीं तो मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। कल करवा दूंगा, अगर आपको लगेगा करवाना होगा तो कल करवा दूंगा। और बताओ बाकी, तो इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब आगे शुरू करना चैप्टर नहीं है कि बस करनी है आज? सर ये पढ़ा दीजिए, ग्रुप इंडेक्स ही पढ़ा दीजिए, बस करते हैं अपन। ग्रुप इंडेक्स में आपको पढ़ा देता अभी, बट